हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो अभी हमारी क्लास चल रही है बैंकिंग अवेयरनेस की, जिसमें टारगेट एसबीआई, पीओ या एपीएस पे जो भी इस साल एग्जाम्स होंगे उसका टारगेट करके हम ये सेशन चला रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। तो अभी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बात कर रहे थे कितने प्रकार के बैंक होते हैं भारत में, उनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, उनका कार्य प्रणाली कैसे थी, फिर वो आगे बढ़ के कैसे उसके कार्य करने का जो तरीका था उनके अनुसार उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया। 3 तरह के बैंक को आगे बढ़ाया गया, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड और डेवलपमेंट बैंक्स। फिर उसमें कमर्शियल बैंक आए, फिर उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आए, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक्स। ये सारे तरह के बैंकों के हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं आगे और भी कितने प्रकार के बैंक भारत में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो 2014 में 2014 में 2 नए तरह के बैंकों का इंट्रोडक्शन हुआ भारतीय बैंकिंग सिस्टम में। वो कौन कौन से थे? पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये 2 तरह के बैंकों का इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए, एक क्वेश्चन आता है कि क्यों इन बैंकों का इंट्रोडक्शन किया गया? पहले से इतने सारे बैंक हैं यार, इतने सारे, सब तो बढ़िया काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ये सारे बैंक है। फिर इन 2 नए बैंकों को क्यों शामिल किया गया हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में? तो इसके पीछे लॉजिक था, इसके पीछे एक रीजन था आरबीआई का या भारत सरकार का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, हमने पिछले जितने भी सेशंस में हर बार हमने ये बात किया कि बैंकिंग सिस्टम में जो भी सुधार हुए या जो भी इसमें एवोल्यूशन हुआ, जो भी इसमें परिवर्तन हुए, उसका एक बेसिक रीजन ये था कि भारत के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना, हर उस व्यक्ति तक ले जाना, मतलब भारत के हर एक व्यक्ति तक भारतीय बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाना। आज भी भारत में 70% से ज़्यादा लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं। या ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, आजकल के टाइम में यार बैंक अकाउंट नहीं हो, एटीएम कार्ड नहीं हो, इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज़ कर रहे हो, हम ऐप नहीं। ये सच्चाई है। जो भी हमारे यहाँ नीचे तबके के लोग हैं, मजदूर, जिसमें मजदूर हुए, रिक्शा चलाने वाले हो गए, टेम्पो चलाने वाले हो गए, छोटे मोटे दुकान चलाने वाले, मजदूर तबके के लोग हैं, उन लोगों के पास खाते अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खाते बैंकों में नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि लोगों का वहाँ पहुँच नहीं है, लोगों को ज़रूरत नहीं लगता कि वो दिन का 500 कमाते हैं, वो क्यों बैंक में अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, लेकिन भारत सरकार और आरबीआई का लक्ष्य क्या है कि हर एक लोग तक बैंकिंग को पहुँचाना, क्योंकि बैंकिंग से बहुत सारे फायदे हैं। बैंक में अगर आपका पैसा बैंक में रहेगा तो कालाबाजारी कम होगी। ठीक है, जो वो बैंक आपके अकाउंट में, जो उन पैसों का हम देश के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों को लोन दे सकते हैं। जो पैसा हमारे घरों में रखा है, जो भी फंड्स हम लोग अपने घर में रखते हैं, वो पैसे अगर बैंक्स में रहेंगे डिपॉजिट के रूप में या एफडी के रूप में, तो उन पैसों को वो बैंक आगे लोन के रूप में या देश के डेवलपमेंट में काम आ सके। ठीक है, बैंकिंग का यही काम है ना, बैंकों का यही काम है ना कि हम लोगों से पैसा डिपॉजिट करना, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो हम बैंकों में जमा करते हैं और उन्हीं पैसों को बैंक उन जरूरतमंद लोगों को लोन देती है और उनसे इंटरेस्ट लेती है। यही बैंक का कार्य है। तो जब तक अगर हम बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक ये कैसे हो पाएगा? तो इसी लक्ष्य को लेके ये सारा डेवलपमेंट हुआ, ग्रामीण बैंकों की उत्पत्ति हुई। ये नियम लगाया गया कि नहीं, आपको 25% बैंकों को 25% ब्रांचेस गांव में खोलने ही खोलने हैं। आरबीआई का ये रूल आया। इन सब चीज़ करने के बाद भी जो एक हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता मिली नहीं बैंकिंग सिस्टम में। इसी सब को ध्यान में रख के 2014 में 2 कमेटी का निर्माण हुआ। ठीक है, आरबीआई ने 2 कमेटी का निर्माण किया। वो कमेटी कौन कौन थे? एक थे नचिकेत मोर कमेटी, दूसरी थी ऊषा थोराट कमेटी। ठीक है, ये 2 कमेटी अलग अलग चीज़ों के लिए थी। जो नचिकेत मोर कमेटी थी वो थी पेमेंट बैंक के लिए, और जो ऊषा थोराट कमेटी थी वो थी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो इन 2 तरह के बैंकों का निर्माण हुआ, इन 2 तरह के बैंकों का इंट्रोडक्शन हुआ भारतीय बैंकिंग सिस्टम में। इनका लक्ष्य क्या था कि उन छोटे तबकों तक पहुंचना जो कि अभी बड़े बैंकों में या बैंकों में जिनका खाता नहीं है, जो ये बड़े बैंक नहीं पहुंच पाए। उसके पीछे बहुत रीज़न था कि बैंकों के पास वर्क प्रेशर बहुत है, उनका स्टाफ कम है, या लोग उस बैंकों में नहीं जाना चाहते कि यार यहाँ तो बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है, क्यों हम जाएं, हम 500 कमाते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया कि हर छोटे छोटे जगह पे बैंकों की एक शाखाएं खोली जाए जो कि नॉर्मल बैंकों जैसे नहीं हो, बड़े बड़े ब्रांचेस नहीं हो, वहाँ मैनेजर नहीं हो,
छोटी सी चीज़ों में देखिए, अभी पेटीएम बैंक कैसे काम करता है, वो आपके मोबाइल में है। एयरटेल बैंक कैसे काम करता है, वो भी एक पेमेंट बैंक है, वो कैसे काम करता है। आप कोई भी किराना दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, किराना दुकान में जा रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, वहाँ पे कोई कुछ जरूरत है नहीं, आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वहाँ पे आप जाके पैसे जमा कर दीजिए। उस किराना दुकान में आप सामान लाने गए, उसी किराना दुकान में पैसे जमा हो गए आपके 5,000, 10,000, 500, तो आप कर लिया। वो आपको और भी फैसिलिटीज जैसे ट्रांसफर की फैसिलिटीज देते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट लाके पेमेंट बैंक का लाया गया कॉन्सेप्ट कि हर उस लोगों के पास बैंकिंग को पहुंचाया जाए जिनके पास बैंकिंग नहीं है। उसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सेम कॉन्सेप्ट था कि जो बड़े लेंडर्स हैं, जो बड़े बैंक हैं, वो गरीब तबकों के, छोटे लोगों के पास जिनको छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जिनको ऐसे कि मान लीजिए छोटे स्मॉल, मान लीजिए कोई छोटा सा एक कारखाना खोलना चाहता है कि हमने आज एक लिफाफा बनाने के लिए कारखाना खोला, या अगरबत्ती बनाने के लिए छोटे स्केल पे जिनका गांव में घर में बनाते हैं, उन लोगों को लोन की, तो वो बड़े बैंकों में नहीं जाते, वो बड़े बैंकों में नहीं जा पाते, या बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन की वजह से उनको लोन नहीं मिल पाता। उन लोगों की प्रॉब्लम के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का निर्माण किया गया। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या था इन दोनों चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इतनी सारी मैंने बातें जो बताई कि गरीब तबकों तक पहुंचना है, इसके लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये वर्ड यूज किया जाता है। ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई कि बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग सिस्टम को उस छोटे से छोटे तबके के लोग तक पहुंचाना जिनके पास बैंकिंग का फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, हम आगे जो बात करेंगे वो समझ में नहीं आएगा। हमारा क्लियर होना चाहिए कि आगे जो भी क्वेश्चंस आए वो इससे रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं पेमेंट बैंक। दो तरह के बैंक बच गए थे। फर्स्ट इज पेमेंट बैंक, सेकेंड इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नोट डाउन। देखिए, हम लोग जो भी यहाँ बात करते हैं वो सिर्फ फैक्ट्स की बातें करते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बातें हो रही है उसको आप नोट जरूर, हैंड आउट जरूर बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, आपके नोट्स आपके जरूर बहुत बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पेमेंट बैंक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक से कुछ कम क्वेश्चंस आते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो पेमेंट बैंक से उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके की फैक्टर्स, उसका फंक्शंस, उसको बनाने का तरीका जो भी है, जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इन दोनों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो पेमेंट फाइनेंस बैंक के लिए थे नचिकेत मोर जी को इस कमेटी का अध्यक्ष, इसलिए इसको बोलते हैं नचिकेत मोर कमेटी। देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि पेमेंट बैंक का रिकमेंडेशन किस कमेटी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो नचिकेत मोर कमेटी थे। 2014 में कमेटी का निर्माण हुआ। इसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कौन से कमेटी का निर्माण हुआ, तो ऊषा थोराट इस कमेटी के अध्यक्ष थी। तो ऊषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन से स्मॉल फाइनेंस बैंक का निर्माण किया गया। ठीक है, तो कैसे, अच्छा हम क्या ये छोटे बैंक से तो क्या हर कोई इस बैंक को खोल सकता है? मैं खोल सकता हूँ, आप खोल सकते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसके तब वो फुलफिल करेंगे तभी हम पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं। तो कैसा है, तो मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों का एक ही है। पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 100 करोड़। जो भी कंपनी इसमें खोलना चाहती है उसको मिनिमम 100 करोड़ का कैपिटल उनके पास होना चाहिए, तभी वो पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक के ओपन कर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इसका कॉन्सेप्ट आया, जब ये कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि ओपन करना है हमें, तो इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आए। इससे भी क्वेश्चंस आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है
इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 41 एप्लीकेशंस आए, 41 कंपनियों ने या लोगों ने पेमेंट बैंक के लिए एप्लीकेशन किया। लाइसेंस कितने को मिला? 11 को, ठीक है, 11। तो 41 कंपनी या बैंकों ने अप्लाई किया पेमेंट बैंक के लिए, लेकिन लाइसेंस मिला 11 को। पेमेंट बैंक जिसमें से कौन कौन से है? एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे उसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 72 कंपनीज या पर्संस ने अप्लाई किया, जिसमें से लाइसेंस कितने को मिला? 10। तो कितने हो गए? 11 पेमेंट बैंक है अभी भारत में और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, ये की फैक्टर्स है, इसको नोट डाउन करते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है, चलिए अब पेमेंट बैंक्स के लिए कुछ की फैक्टर्स हैं कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये नॉर्मल बैंकों की तरह काम नहीं करते, ठीक है, ये डिफरेंट बैंक है, इसीलिए इनको डिफरेंशिएट बैंक भी बोला जाता है। तो एक इनका क्या रिस्ट्रिक्शन है? ये डिपॉजिट ले सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल बैंकों में खाता खोल के हम पैसे जमा करते हैं वो करते हैं, लेकिन इस पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये मैक्सिमम 1 लाख तक ही डिपॉजिट ले सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपको डिपॉजिट करना है, पैसे जमा करने हैं, तो आपको किसी पीएसयू बैंक या नॉर्मल कमर्शियल बैंक में खाता खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अच्छा, वो किस किस तरह के खाते खोलते हैं पेमेंट बैंक? सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, ये बस ये 2 तरह के खाते खोलते हैं। पेमेंट बैंक एफडी नहीं कर सकते, मतलब टर्म डिपॉजिट नहीं कर सकते, आरडी नहीं कर सकते, लोन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? पेमेंट बैंक तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उनमें हम सिर्फ पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या क्या वो नहीं कर सकते? एफडी नहीं कर सकते, आरडी नहीं कर सकते और लोन नहीं कर सकते। तो मिनिमम रिस्क का बैंकिंग है, लोन नहीं होता, मतलब वहां पे रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इसी को बोला जाता है नैरो बैंकिंग। देखिए यहाँ पे ये टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। नैरो बैंकिंग एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं नैरो बैंकिंग। इसी के थ्रू ये नैरो बैंकिंग, यही पेमेंट बैंक जो छोटे बैंक है ये करते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसलिए इसको नैरो बैंकिंग बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसका मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है, इससे ज्यादा वो डिपॉजिट नहीं कर सकते। वो सिर्फ 2 तरह के खाते खोल सकते हैं, वो है सेविंग और करेंट, जिसमें हम सिर्फ पैसे जमा कर सकते हैं, ना हम ये पेमेंट बैंक्स एफडी नहीं कर सकते, आरडी नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते, पर वो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे, मतलब एटीएम कार्ड प्रोवाइड करेंगे, आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीजें आप प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, लोन के साथ वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से लोन ही है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्या पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन आया है पिछली बार एक और एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होइए। वो डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है। ठीक है, चलिए ये की फैक्टर्स हो गए हमारे इसके। चलिए और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ज्यादा नहीं है, ये जो मैंने 3 फैक्टर पॉइंट्स बताए ये हैं। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका थोड़ा ज्यादा है। ये बैंक ये खाता खोल सकते हैं, ये कोई भी ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली इसको लोन प्रोवाइड करने के लिए ही बनाया गया है, छोटे तबके को। सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर जो है उसको लोन प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का निर्माण किया गया है। ठीक है, एमएसएमई मतलब मीडियम एमएसएमई, जो एमएसएमई सेक्टर है इसको लोन प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का निर्माण किया गया। चलिए, तो की फैक्टर्स जो भी मैंने बताया इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। पेमेंट बैंक्स के लिए जो इसकी कमेटी का गठन हुआ था वो था नचिकेता मोड कमेटी। कब हुआ था? 2014 में। इसका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़। ये किस नैरो बैंकिंग के सिद्धांत पे कार्य करता है?
इसके लिए 41 कंपनीज या लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 11 को लाइसेंस मिला। इसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट हम डिपॉजिट कर सकते हैं, वो है 1 लाख। ये 2 तरह के खाते से खोल सकते हैं, सेविंग बैंक, करंट बैंक। और उसके बाद वो एफडी नहीं कर सकते, मतलब कि टर्म डिपॉजिट नहीं कर सकते, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आरडी रिटेल डिपॉजिट, जो रेकरिंग डिपॉजिट है वो नहीं कर सकते, लोन नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते, पर वो डेबिट कार्ड दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग दे सकते हैं और चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसका आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। उसमें है उसकी जो कमेटी का निर्माण जिसके किया था वो तो उषा थोराट कमेटी, ये भी 2014 में इनका निर्माण किया गया। उसका भी जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए वो 100 करोड़ होना चाहिए। 72 कंपनीज या लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिसमें 10 को लाइसेंस मिला। और ये बेसिकली कहाँ काम करता है, एमएसएमई सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ये की फैक्टर्स है, आप इसका जरूर नोट डाउन कीजिए, इसको आप इसका हैंडआउट बनाइए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग कितना है। इतने ही तरह के टाइप्स ऑफ बैंक हैं भारत में जो कार्य करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। एक बार फिर से एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात किया 3 तरह के बैंक को डिवाइड किया गया, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड एंड डेवलपमेंट बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक हैं जो कि आरबीआई के 2nd शेड्यूल में जिनका जिक्र किया गया है, जो उसमें शेड्यूल्ड है। नॉन शेड्यूल्ड वो हैं जिनका जो आरबीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनका निर्माण किसी स्पेशलाइज्ड क्षेत्र में कार्य करने के लिए किया गया था, जैसे कि नाबार्ड, जो कि सारा एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो भी बैंकिंग होता है उसको देखरेख, उसकी निगरानी करती है। डेवलपमेंट बैंक में किसी भी नॉर्मल लोग का खाता नहीं हो सकता और डेवलपमेंट में सीधे आम जनता के साथ कार्य नहीं कर सकती। वो कार्य करती है कमर्शियल बैंक का, वो कमर्शियल बैंक को दिशा निर्देश जारी करती है और कमर्शियल बैंक उस दिशा निर्देश के अनुसार उस स्पेशलाइज्ड क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो कि सारा जो भी कमर्शियल है, जिसमें खाता खोलना, लोन प्रदान करना, जो भी नॉर्मल हम लोग बैंकिंग देखते हैं वो कमर्शियल बैंक में आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दो नए तरह के बैंकों का इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा, इस कमर्शियल बैंक में कितने तरह के बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, और 2 नए तरह के बैंकों का इंट्रोडक्शन हुआ, वो थे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने आपको की फैक्टर्स बता दिया और पेमेंट बैंक के बारे में। तो इतने ही तरह के बैंक्स हमारे यहाँ कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। हम आगे भी सेशंस ला रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, तो हमारे साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। इस साल बैंकिंग जॉब होना है और हो जाएगा। हिम्मत अगर करके रखेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए इसी साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।